नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपकी तैयारी को पुख्ता करने के लिए संस्कृति आईएएस एक नया प्रोग्राम लेकर के हम आपके लिए लाए हैं। अब नया प्रोग्राम आप जैसा देख ही रहे हैं कि यदि आप इस बार 2023 का प्रीलिम्स दे रहे हैं तो आपके लिए क्विक रिवीजन बहुत ज़रूरी हो जाएगा और क्विक रिवीजन सभी सब्जेक्ट का होगा ज़रूरी, और उसमें भी खास करके जो करंट अफेयर का सेगमेंट है, क्योंकि 28 मई को अब आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है 2023 का, तो यहाँ से अब आपके पास बहुत कम समय बचता है, तकरीबन अगर कह दें तो 2 महीना। ठीक है, तो उसके बाद ज़रूरी हो जाता है कि आप रिवीजन जितना अधिक से अधिक करें और करंट अफेयर्स पे अधिक से अधिक फोकस करें, क्योंकि पिछले कई वर्षों के प्रश्न पत्र को आप देखेंगे तो करंट अफेयर्स का महत्व बढ़ता चला गया है। तो बाकी बहुत सारे लोग आएंगे अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर के आपके समक्ष जो करंट अफेयर्स पर बात करने के लिए। मेरे हिस्से की जो चीज़ है, फिलहाल मैं आपके लिए कला और संस्कृति का खंड लेकर के आया हूँ। इसमें हम किस तरह से चलेंगे पहले वो मैं बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो प्रीलिम्स में जिस तरह से यूपीएससी जिस स्टैंडर्ड का प्रश्न पत्र आपके लिए लाती है, हम उसी स्टैंडर्ड का प्रश्न पत्र लाए हैं आपके लिए प्रीलिम्स का। और वह कैसे होगा? टॉपिक वाइज होगा, यानी कि पिछले 1-1.5 साल में जो महत्वपूर्ण टॉपिक रहा है करंट अफेयर्स का आर्ट एंड कल्चर फॉर्मेट में, यानी कि तकरीबन अगर मान लें तो मेरा मानना है कि 18 महीने का, पिछले 18 महीने का जो टॉपिक रहा है चर्चा में, उसे करंट अफेयर्स के लिए तैयार कर लेना वाजिब होगा, लाभदायक होगा। तो हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन पहले लेंगे और जहाँ से भी वो क्वेश्चन हमने उठाया है जिस टॉपिक से, उस टॉपिक पर हम डिटेल से पहले बात कर लेंगे, फिर उस क्वेश्चन पे आएंगे, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ऐसा जो है इस खंड में, आज के इस वीडियो में ऐसे हम 5 क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए। ठीक है, इस तरह से तकरीबन हम कोशिश करेंगे कि 40-50 क्वेश्चन हम लेकर के आपके लिए लाए। तकरीबन 8-10 वीडियो तक जाएगा और उसमें पूरा आर्ट एंड कल्चर का सेगमेंट हम कवर कर लेंगे, फिर दूसरे सब्जेक्ट की ओर बढ़ेंगे। तो यह पूरी एक तरह से रूपरेखा है, ताकि आज का यह पहला चूँकि इस सेगमेंट का लेक्चर है तो आप अच्छे से इन चीज़ों को समझ लें, उसके बाद हम इस पर आगे बढ़ेंगे। तो इस पर डिस्कशन हम करेंगे, प्रश्न पर इसका हम आंसर भी साथ में मिलकर ही ढूंढते चलेंगे। तो सबसे पहले हम प्रश्न को देख लें। ठीक है, अब प्रश्न जैसा कि देखिए यहाँ पर आप एक नज़र प्रश्न पे डाल लीजिए। यहाँ है, मंदिर स्थापत्य कला की वेशर शैली के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यदि मान लीजिए मुझे प्रीलिम्स के इस प्रश्न को समाधान करना होगा, सॉल्व करना होगा, तो मेरा जो अप्रोच है वह मैं बताता हूं, आपके लिए भी वह फायदेमंद होगा। तो सबसे पहले हमने देख लिया कि प्रश्न क्या है। प्रश्न के कीवर्ड को समझना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम है। तो पहला है मंदिर स्थापत्य कला है, तो हम पूरी तरह से फोकस्ड हो जाएंगे कि मंदिर स्थापत्य कला की बात की जा रही है और उसमें भी वेशर शैली को लेकर के। ठीक है, ये दोनों बात पहले क्लियर है। उसके बाद कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, लेकिन हम अभी स्टेटमेंट को थोड़े से बाद में पढ़ेंगे। पहले इन दोनों चीज़ों के बाद हम सीधा आएंगे कमांड क्या है इस प्रश्न में। देखिए, कहा जा रहा है उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य है। तो यहाँ सबसे पहले आपकी नजर आनी चाहिए क्वेश्चन को पढ़ लेने के बाद, क्योंकि होता क्या है, अभी यहाँ लिखा हुआ है सत्य है, कहीं कहीं ये लिखा रहेगा, जो प्रश्न के पुछल्ले शब्द होते हैं उसमें लिखा रहेगा सत्य नहीं है। तो अब क्या है, आपने ये पढ़ा और जल्दीबाजी में आप समझेंगे सत्य है, और उस वक्त फिर आपको वो प्रश्न आता हुआ आप गलत कर जाएंगे। इसलिए बेहद ज़रूरी हो जाता है कि आप ध्यान से प्रश्न का जो पुछल्ला शब्द है उसे समझ लें। तो यहाँ पर जैसे सत्य है, अगर यहाँ सत्य नहीं है तो उसके हिसाब से स्टेटमेंट को पढ़ करके उसका आंसर ढूंढना है। यहाँ लिखा हो सकता है असत्य है, तो यहाँ पर उसके हिसाब से फिर स्टेटमेंट को देखना है। यहाँ लिखा हो सकता है असत्य नहीं है, असत्य नहीं है इसका मतलब सत्य है, तो इस हिसाब से चलना है। यानी कि इसे पुछल्ले वर्ड पर आपका ध्यान होना बेहद जरूरी है। चलिए, तो अब हमने जैसा कि प्रश्न पढ़ लिया कि मंदिर स्थापत्य कला की वेशर शैली के विषय में कुछ कथन दिए गए हैं जिस पर हमें विचार करना है। उन कथनों में से कौन सत्य कथन है, हमें यह देखना है। अब हम स्टेटमेंट पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस टॉपिक पर चलेंगे। यह नागर शैली की एक उप शैली मानी जाती है। कौन? वेसर शैली के बारे में हम सारी बातें कर रहे हैं। इस शैली में इमारती पत्थर के तौर पर बलुआ पत्थर यानी कि सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जो इमारत बनाया जाएगा मंदिर का, उसके लिए बलुआ पत्थर के इस्तेमाल करने की बात की जा रही है।
इस शैली में मंदिर मुख्य रूप से 4 खंडों में विभाजित होता है। कितने खंडों में? 4 खंडों में। आर्ट एंड कल्चर जैसे सब्जेक्ट जब आप पढ़ें तब यह बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कुछ चीज़ों को फैक्चुअल होगा तो उसके लिए आपको वहाँ कोई कॉन्सेप्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, तो कुछ बातों को याद रखने की भी ज़रूरत है। कुछ चीज़ों को बेहद संजीदा से आप उसे संभाल के रखिए अपने पास में। उसके बाद चौथा पॉइंट है क्या? देखिए यहाँ पे तंजावुर में निर्मित बृहदेश्वर मंदिर इस शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो यहाँ पर इस फैक्ट को समझेंगे। यह 4 फैक्ट है। अब सबसे पहले मेरा अप्रोच आपको पढ़ाने का क्या है कि हमने प्रश्न को देख लिया, अब इस प्रश्न को समाधान करने के लिए बेहतर है कि हम इस टॉपिक पे पहले चलें, देख लें कि मंदिर स्थापत्य कला क्या है, वैशर शैली क्या है, इससे संबंधित नागर शैली के बारे में भी देख लेते हैं, डिटेल से इस टॉपिक को देख लेते हैं, ठीक है। और फिर इस प्रश्न को आके हम समाधान करेंगे। संभव है मान लीजिए यूपीएससी में जो इससे कोई पॉइंट ना पूछ करके जो टॉपिक हम डिस्कशन करेंगे उस टॉपिक से कोई पॉइंट आ जाए, ठीक है। तो आपके पास सभी हथियार मौजूद होने चाहिए ताकि अगर कुछ और भी पॉइंट आता है तो आप पूरी तरह से उसका सही से जवाब दे सकें। चलिए सबसे पहले वैशर शैली के बारे में जानते हैं। देखिए वैशर शैली जो होता है वह नागर और द्रविड़ शैली का मिश्रित रूप इसे माना जाता है, ठीक है। जो मिश्रित रूप होगा वह क्या होगा? वैशर शैली। किसका किसका? नागर और द्रविड़ शैली का। तो सबसे पहले इस बात को ध्यान देना है और नागर द्रविड़ शैली का मैं आपको मंदिरों का स्ट्रक्चर भी बाद में दिखाऊंगा। ये वैशर शब्द जो है कन्नड़ भाषा से आया था और कन्नड़ भाषा में वैशर शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है रूप, यानी कि कन्नड़ भाषा में वैशर शब्द आया और इसका कन्नड़ भाषा में इसका मतलब होता है रूप, यानी कि आकृति, नई नई आकृति। लेकिन होता क्या है, समय के साथ नई पीढ़ियां आती जाती है, उनके बोलचाल का अंदाज अलग होते जाता है और समय के साथ भाषा उस हिसाब से बदलती चली जाती है। तो जिस तरह से ये वैशर शब्द जो है ये नवीन प्रकार के आकृति होने की वजह से किया गया, समय के साथ भाषा परिवर्तन हुआ और यह वैशर जो है यह बेसर या बेशर कहा जाने लगा, ठीक है, कहीं कहीं इस तरह से। तो ये बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, आप चाहें तो करंट अफेयर्स का अलग नोट भी बना सकते हैं, आपकी चॉइस है। अब देखते हैं कि यह वैशर शैली जो है किन क्षेत्रों में वैशर शैली की प्रधानता है, कहाँ कहाँ पाई जाती है। देखिए वैशर शैली के मंदिरों की संख्या जो है बेहद कम है, किसके मुकाबले? तो जो नागर शैली है या द्रविड़ शैली के जो मंदिर हैं उसके मुकाबले वैशर शैली के मंदिरों की संख्या काफ़ी कम मानी जाती है। इसका जो क्षेत्र होता है वह क्षेत्र आप समझ लीजिए, यह जो विंध्य रेंज है यानी कि विंध्याचल की पर्वतमाला है और यहाँ जो कृष्णा नदी है, तो इस बीच का एरिया इसका मुख्य मंदिरों का केंद्र माना जाता है। इसमें जो महाराष्ट्र का एरिया है आपका और जो कर्नाटका का एरिया है, यह जो क्षेत्र माना जाता है कि यहाँ वैशर शैली की मंदिरें देखी जाती है। कर्नाटक व महाराष्ट्र इन मंदिरों का केंद्र माना जाता है। अब यहाँ देख लीजिए, राष्ट्रकूट, होयसल, चालुक्य वंशीय मंदिर इस शैली में हैं। अच्छा, जब हम इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे तो बीच बीच में संभव है ऐसा कोई टॉपिक आ जाए जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, तो मैं वह भी बताते चलूँगा। देखिए क्योंकि संभव है कि 30-35 मिनट के क्लास में एक सेशन में हर एक टॉपिक पर डिस्कशन करना संभव नहीं हो पाता है, कुछ चीज़ें छूट जाएंगी, तो मैं बता दूंगा कि किसे पढ़ना अभी आपके लिए ज़रूरी है। होयसल स्थापत्य की बातें जो है यह काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है और होयसल राजवंश के विषय में भी आपको पढ़ लेना ज़्यादा जरूरी होगा, महत्वपूर्ण है वह इस बार के लिए। तो यह राष्ट्रकूट, होयसल और चालुक्य वंशीय मंदिर इसी शैली में हैं। यह सारी बातें यहाँ कही गई है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वैशर शैली की कुछ विशेषताएं हैं, इसे समझिए। सबसे पहले इस शैली में मंदिरों का आकार जो होगा आधार से शिखर तक गोलाकार या वृत्ताकार या अर्धगोलाकार होगा। देखिए एक मंदिर का यहाँ फोटोग्राफ देख लीजिए, जैसा कि मैंने कहा कि बेस से लेकर के और ये जो शिखर है तो इसके बीच जो होगा या तो वो गोलाकार होगा, अर्धगोलाकार होगा या वृत्ताकार होगा। आपको इसका स्ट्रक्चर देख करके ये समझ में भी आ रहा होगा, ठीक। अब चूंकि ये 2D में है, 3D में नहीं है, 3D में देखेंगे तो आप और भी से स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे, ठीक। उसके बाद इस शैली में जो इमारती पत्थर के तौर पर, जैसा कि पहले भी बताया, बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है।
अब ये तक, यहाँ तक तो संबंधित बातें वेशर शैली से हो गया। लेकिन अब अगर आपने स्टेटमेंट में जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट था उस पर ध्यान दिया होगा तो उसमें एक स्टेटमेंट था और वह तंजावुर में जो निर्मित मंदिर है उससे संबंधित था। तो इसे समझ लीजिए, तंजावुर में निर्मित बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। ध्यान देना है, यह किसका है? द्रविड़ शैली का उदाहरण है। देखिए यह द्रविड़ शैली का मंदिर है। अब इसे हम एक बार फोटोग्राफ्स के जरिए देख लेते हैं। नागर शैली भी देखते हैं, द्रविड़ शैली भी देखेंगे और वेशर शैली भी देखेंगे। जैसा कि मैंने कहा, वेशर शैली जो है नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिक्सचर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले नागर शैली को समझ लीजिए और द्रविड़ शैली को भी देख लेते हैं। उसका जो आकार प्रकार है वह समझते हैं। देखिए शुरुआत में यहाँ पर, अगर यहाँ से मैं शुरुआत करूँ नागर शैली से, तो जो शिखर के सबसे ऊपरी हिस्सा जो ये आप देख रहे हैं इसको आमलक कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 2-3 जो ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसे मंडप कहा जाता है, दोनों तीनों को मंडप के रूप में। और ये प्लिंथ होता है, यह जो हिस्सा आप देख रहे हैं इसे प्लिंथ कहा जाएगा। प्लिंथ का मतलब चबूतरा, ठीक है। और लगभग देख रहे होंगे यह क्या है? आयत के अनुसार में बना हुआ है, कहीं कहीं वर्गाकार भी रहता है, तो यह इसका चबूतरा प्लिंथ होगा। उसके बाद यहाँ समझिए, यह जो है शिखर है, यह पूरा हिस्सा जो आपको दिख रहा है यह शिखर होता है, यानी कि यह हिस्सा मंदिर का यह शिखर हो जाएगा। यह तीनों क्या होगा? मंडप होगा। और यह हिस्सा क्या होगा? प्लिंथ होगा। आमलक वाला ये हिस्सा पड़ गया यहाँ पर, ठीक है, यह हिस्सा। अब यहां से समझिए इस चीज को, यह जो है यह गर्भगृह है। गर्भगृह का मतलब क्या होता है? पवित्र स्थान। यानी कि जब आप किसी मंदिर में जाते होंगे तो वहां पर एक मंदिर है मान लीजिए और उसके बीच एक मंदिर है, तो आप जाते होंगे, मान लीजिए शंकर जी के मंदिर तो आप गए ही होंगे, तो यहाँ पर एक मूर्ति लगा हुआ है तो वह गर्भगृह होता है। गर्भगृह का मतलब वह जहाँ पर जो भी इष्ट देव के हैं उनकी मूर्ति लगी होगी और वह मंदिर का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है, ठीक है। अब यहाँ समझिए, और वहां पर प्रवेश भी सभी लोगों का संभव नहीं हो पाता है। कई मंदिरों में तो सिर्फ पुजारी ही वहां तक पहुंच पाते हैं। तो गर्भगृह से हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ अगर मूर्ति होगा, जो भी ईश्वर का मूर्ति यहाँ पे होगा तो इस जगह पे वह मूर्ति भी यहाँ पर विराजमान किया जाएगा। तो यह हो गया नागर शैली की बात कर लिया हमने। अब द्रविड़ शैली की जरा बात करते हैं। द्रविड़ शैली में देखिए, द्रविड़ शैली का शिखर यहाँ पर इस तरह से, ये शिखर हो गया पूरा तरह से, ठीक है। और इसके बाद यहाँ भी गर्भगृह की बातें की हमने। गर्भगृह यहाँ पर भी वही पवित्र स्थल। मंडप इसका देख लीजिए, इसमें मंडप का आकार आप देखिए, इस तरह का मंडप का आकार था, नुकीला। लेकिन यहाँ पर मंडप का आकार देखेंगे कुछ इस तरह से नजर आएगा आपको, ठीक है। और यहाँ पर गोपुरम इसमें होगा। गोपुरम किस में होगा? द्रविड़ स्टाइल में। और यहाँ पर अगर आप वेशर शैली पर गौर करें तो आप देखेंगे, जैसा कि मैं बार बार कहा हूं कि यह दोनों नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिक्सचर होगा। तो यह हिस्सा जो अगर आप देखेंगे, इस हिस्से पर गौर कीजिए और इसका भी थोड़ा सा ये हिस्सा लीजिए तो आपको ये मिक्स नजर आएगा। और यहाँ से ये हिस्सा लीजिए तो यह हिस्सा इसका मिक्स आएगा। तो यह पूरी तरह से आप, मुझे उम्मीद है इस चीज को समझ गए होंगे। अब इसके बाद जबकि हम पूरी तरह से इस बातों को समझ गए हैं, अब चलते हैं जरा एक बार फिर से प्रश्न की तरफ। कि जो प्रश्न था यहाँ पहला प्रश्न जब हम पहुंचे थे, तो अब प्रश्न को फिर से हम एक बार सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या बातें की गई थी। देखिए, नागर शैली की एक उपशैली मानी जाती है। हम बात कर रहे थे वेशर शैली के बारे में, तो यहाँ है वेशर शैली नागर शैली की एक उपशैली मानी जाती है। क्या स्टेटमेंट ठीक है? तो यह बात बिल्कुल सही है, अभी हमने चर्चा किया था। इस शैली में इमारती पत्थर के तौर पर बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, हमने भी बात किया ही था। इस शैली में मंदिर मुख्य रूप से 4 खंडों में विभाजित होता है। यह फैक्चुअल है, इसे ध्यान रखिए, यह भी सही स्टेटमेंट है। चौथा स्टेटमेंट पर हम आते हैं। अच्छा, जब आप प्रीलिम्स का प्रश्न सॉल्व करें, मान लीजिए आपके पास कुछ स्टेटमेंट का सही जवाब आ गया, कुछ का नहीं है, तो एलिमिनेशन प्रोसेस बहुत जरूरी होता है। एलिमिनेशन प्रोसेस कहने का मतलब सिर्फ तुक्का लगाना आप मत समझिए, एक तरह से कैलकुलेटेड रिस्क की बात की जा रही है, ठीक है। आप सोच समझ के बहुत तार्किक अंदाज में तुक्का लगाते हैं, अगर मैं आम भाषा में कहूँ आपको। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ कहने का मतलब है पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। अब यहाँ पर है कि दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा सही है, हमारा तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो यह तो हमारे पास चौथे स्टेटमेंट के बारे में हमें अभी कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि हमारा 3 जो स्टेटमेंट प्रश्न है,
इस प्रश्न का 3 स्टेटमेंट सही है। तो हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं। मान लीजिए चौथा हमें नहीं पता है, एलिमिनेशन प्रोसेस समझा रहा हूँ। अब यहाँ देखिए इसमें कहा गया है केवल 1, 2, 4, ध्यान देना है, जबकि हम जानते हैं कि तीसरा स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। लेकिन क्या इसमें 3 है? नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन ए जो है वह गलत है। अब समझ पा रहे हैं? चौथे स्टेटमेंट के बारे में अभी मान लेते हैं कि हमें कुछ नहीं मालूम, लेकिन फिर भी हम एक विकल्प को तो बाहर कर दिए। चलिए दूसरे विकल्प की ओर चलते हैं। इसमें 1, 2 और 3 कहा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर तीनों ही हमारे पास है कि यह जो है सही है स्टेटमेंट, तो यह 3 आ गया। आगे हम जरा बढ़ जाते हैं, इसे फिर अभी रखेंगे। सी के तरफ चलते हैं। यहाँ पर दिखा जा रहा है केवल 1 और 3। देखिए तो 1 सही है, 3 भी सही है, लेकिन सही तो 2 भी है, लेकिन 2 की चर्चा यहाँ नहीं की गई है, तो यह भी निकल गया। तो देखिए 50% जो है आपने बाहर कर दिया, तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब 2 ही स्टेटमेंट आपके पास बचता है। तो मान लीजिए किसी प्रश्न में आप इस स्थिति में हो तो 2 को निकाल करके फिर आप 2 ही विकल्प पर विचार करने की स्थिति में होंगे। यह होता है एलिमिनेशन प्रोसेस। फिर आपको जो सबसे उपयुक्त लगे वहां तक आप पहुंच सकते हैं। अब चलिए, लेकिन इस प्रश्न में हमें चीजें पता है, हमने टॉपिक पे ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। तो चौथा हम चलते हैं। तंजावुर में निर्मित बृहदेश्वर मंदिर इस शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। किस शैली का? वेसर शैली का। हमने डिस्कशन किया है कि तंजावुर में निर्मित जो बृहदेश्वर मंदिर है वह वेसर शैली का उदाहरण नहीं है। अब यहाँ ध्यान देना है एक बात कि जब भी हम प्रैक्टिस मान लीजिए अभी तो कर रहे हैं, कोई भी चीज पढ़े और खास करके जब आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन को सॉल्व करें तो कोई स्टेटमेंट सही है तो वह क्यों सही है इसकी वाजिब जानकारी आपको होनी चाहिए। लेकिन कोई स्टेटमेंट गलत है तो बस यहाँ नहीं कि हमारा आंसर सही हो गया, चलिए अब हम देखें यहाँ से तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि ये गलत हो गया, ये 3 सही है, तो जाहिर सी बात है आंसर तो बी होना ही है इसका। हम समझ चुके हैं इस बात को। लेकिन हम चौथे स्टेटमेंट पर रुक के बातें करें कि यहाँ जो यह गलत हुआ है तो यह क्यों गलत है, इसका सही आंसर क्या होगा, यह जानना बहुत जरूरी है। जैसा कि हमने डिस्कशन भी किया था कि तंजावुर में जो निर्मित बृहदेश्वर मंदिर है वह वेसर शैली की नहीं है। वह किस शैली की है? वह द्रविड़ शैली की मंदिर है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। इसीलिए यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, इसका आंसर सही होगा बी। अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं और फिर उसमें भी हम यही प्रोसेस लगाएंगे कि पहले हम प्रश्न को देखेंगे और उसके बाद हम फिर से चलेंगे उत्तर की तरफ टॉपिक डिस्कशन करते हुए। प्रश्न 2 क्या कहता है? मंदिर स्थापत्य कला। ये भी मंदिर स्थापत्य कला है, तो आप समझ रहे होंगे कि यह टॉपिक आपके लिए इस बार जरूरी है। होयसर शैली, मैंने पहले भी बताया था कि होयसर शैली पर हम बात करेंगे और होयसर राजवंश के बारे में भी पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, क्योंकि अब सभी टॉपिक पर डिस्कशन करना संभव नहीं हो पाएगा, तो आप इससे पढ़ लीजिएगा। होयसर शैली के विषय में निम्न कथनों पर विचार करना है आपको और आप विचार करेंगे। लेकिन उससे पहले जैसा कि हमने कहा था कि हम सबसे पहले यहाँ पहुँचेंगे कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। यहाँ भी यही बातें की जा रही है कि सत्य है, तो हम जान लिए कि स्टेटमेंट पे हमें जाना है और देखना है कि कौन सा सत्य है। 2 स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या कहता है? यह वेसर शैली की एक उप शैली मानी जाती है। कौन सी? होयसर शैली। उसमें हम वेसर शैली की बात किए थे, यहाँ पर होयसल शैली की बात कर रहे हैं। दूसरा स्टेटमेंट कहता है विश्व विरासत सूची में शामिल किए जाने हेतु भारत की ओर से आधिकारिक तौर पर, ध्यान रखना है कीवर्ड में, विश्व विरासत सूची की बात की जा रही है। इसमें शामिल करने के लिए क्या होता है, जिस भी देश को अपनी कुछ चीज़ें इस लिस्ट में डलवानी होती है वह देश अपने यहाँ से लिस्ट भेजता है। ठीक है, और उस लिस्ट के हिसाब से फिर उसमें तय किया जाता है, उसका जजमेंट होता है, मार्किंग किया जाता है और फिर तय होता है कि कौन सी चीज़ें उस लिस्ट में जाएगी। तो यहाँ कहा जाता है भारत की ओर से आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली जो है कुछ मंदिरों के, कुछ चीज़ों के नाम भेजे गए। उसमें कर्नाटक के बेलूर स्थित चन्नाकेशव मंदिर का नाम था, हलेबीड स्थित होयसलेश्वर मंदिर की बात की गई और सोमनाथपुर स्थित जो है केशव मंदिर को नामांकित किया गया। इस 3 स्थान की बात की गई है कि भारत ने जो है आधिकारिक तौर पर विश्व विरासत सूची में शामिल होने के लिए अपने 3 मंदिरों का नाम भेजा। एक कर्नाटक के बेलूर स्थित चन्नाकेशव मंदिर, दूसरा हलेबीड स्थित
होयसलेश्वर मंदिर और तीसरा सोमनाथपुर स्थित केशव मंदिर को नामांकित किया गया था। तो ये जो हमारा प्रश्न है इसे हम देख लिए। अब हम सबसे पहले इस टॉपिक पर चलेंगे जैसा कि हमने पहले प्रश्न में किया था। अब सबसे पहले हम होयसल स्थापत्य कला को समझ लेते हैं। देखिए, यह वेशर शैली की एक उपशैली मानी जाती है। तो पहली बात तो यह हम समझ गए। इमारती पत्थर यानी कि इस शैली के मंदिर को बनाने के लिए, इमारत को तैयार करने के लिए किस पत्थर की जरूरत पड़ी थी, तो यह अपेक्षाकृत मुलायम पत्थर होगा और वह सोप स्टोन होगा। सोप स्टोन जो होता है उसकी एक खासियत होती है, वह बाकी जैसे बलुआ पत्थर हो गया, इन सब पत्थरों से अपेक्षाकृत थोड़ा सॉफ्ट होता है। ठीक है, तो यह मुलायम पत्थर हो गया। और इसका समय जो है, कालखंड जो है वह 10वीं से 14वीं शताब्दी तक बताया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए अद्वितीय विशेषताएं यानी कि इसकी कुछ विशेषताएं हैं, उसे समझ लीजिए। सबसे पहले तारकीय योजना की बात की जा रही है। तारकीय योजना कहने का मतलब क्या है, यानी कि स्टार के जैसे होगा। देखिए, बचपन में हम पेंटिंग करते थे तो स्टार ऐसे बनाते थे, तो फिर से एक बार बचपन में चलते हैं और स्टार बनाते हैं, कुछ ऐसा स्टार हम बनाते थे। ठीक है, तो तारकीय योजना, तो इस मंदिर की जो योजना होती है ना, वह एक तारे के समान दिखेगा। अगर आप दूर से देखेंगे, ड्रोन से मान लीजिए पिक लेते हैं, तो आपको दूर से देखेगा एक स्टार की तरह। जैसे कि यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 ऐसे निकला हुआ, तो आपको लगेगा कि हाँ स्टार के जैसे इसका स्ट्रक्चर तैयार किया गया है और बारीक नक्काशी की जाती है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है कि जो नक्काशी की गई है, अगर यहाँ देखें इन सब जगहों पर भी नक्काशी होती है, तो इस नक्काशी को ऐसा माना जाता है, विश्वास ऐसा किया जाता है कि यह देवताओं का आभूषण है। ठीक है, मान लीजिए ऐसे कंगन कुछ हाथ में पहनने वाला बनाया गया, या कंगन भी देवता लोग पहनते हैं ना, ऐसे कुछ भी ऐसा नक्काशी किया गया है। तो मानते हैं कि जो भी नक्काशी इसमें इन मंदिरों में किया गया है वह देवताओं का आभूषण है। ये आस्था का विषय है और इसे दीवारों पर इस नक्काशी को ऐसे करके सजाया गया है उस मंदिर में। यह मूर्तियां किस काल की हैं उसे समझ लीजिए। रामायण, महाभारत और भगवत पुराण के दृश्यों को दर्शाती है। मतलब मूर्तियां जो यहाँ लगी हुई है वह मूर्तियां जो रामायण, महाभारत या भगवत पुराण की जो हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं उसमें जो कहानी उल्लेखित है उस तरह की कहानियों को दर्शाती हुई मूर्तियां इन दीवारों पर लगाई गई है। मान लीजिए जैसे रामायण का है तो राम हैं, सीता माता हैं, लक्ष्मण जी हैं, तीनों जो है वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, तो इस दृश्य को मान लीजिए लगा दिया गया। ऐसे महाभारत काल में श्री कृष्ण जो है भगवत गीता का ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को कुरुक्षेत्र में खड़े होके, तो उन चीज़ों को भी लगाया गया है। भगवत पुराण का कोई दृश्य है उसे वहाँ अंकित किया गया है। तो इन मंदिरों पर यह मूर्तियाँ आपको नजर आ जाएगा। इसके मंडप जो होते हैं खुले और बंद दोनों ही होते हैं और मंडपों में गोलाकार स्तंभ होता है। तो ये कुछ बातें हैं फैक्चुअल जो इस मंदिर के बारे में आप समझ लीजिए। इस तरह की जो मंदिरें होंगी वहाँ के लिए धार्मिक विषय वस्तु के बारे में समझिए। शैव यानी कि जो शैव का मतलब हुआ जो शंकर के उपासक होंगे। जैन मूर्तियों के साथ साथ वैष्णव, वैष्णव मतलब जो विष्णु के उपासक होंगे और शाक्त परंपरा को जो मानते होंगे, उनकी जो बातें हैं, उनकी जो विशेषताएं हैं वह धार्मिक विषय वस्तु के रूप में यहाँ देखा जाता है। अब देखिए यहाँ पर आप इसे सबसे पहले स्ट्रक्चर को समझ लीजिए और जैसा कि मैंने कहा कि यह स्टार के जैसे दिखेगा। अब जब यहाँ स्टार की आप बात कहेंगे तो देखिए यहाँ पर है केसवा, तो यहाँ केसवा गर्भगृह, देखिए यह 3 है ना, एक यहाँ दूसरा गर्भगृह, ये तीसरा गर्भगृह। तो मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था कि जो गर्भगृह होगा वह क्या होगा, पवित्र स्थान होगा। तो यह जो है एक केशव के लिए, एक जो है वेणुगोपाला और एक है जनार्दना। तो ये 3 गर्भगृह पवित्र स्थल यानी कि यहाँ पर इनकी मूर्तियां लगाई गई होगी। ठीक है, तो यह मुख्य बातें हुई और यह जो है ईस्टर्न मेन एंट्रेंस है। मतलब ये मंदिर इस तरह से है, 3 यहाँ पर गर्भगृह हैं और यहाँ से जो है यह मेन एंट्रेंस इसका हो जाता है। यह वाला जो हिस्सा देख रहे हैं ये मेन एंट्रेंस होगा। तो इस तरह से कुछ विशेषताएं, कुछ और बातें हैं, बल्कि मैं तो आपको बताया कि होयसल राजवंश के बारे में पढ़िए तो और थोड़ा सा डिटेल्स आपको जानने को मिलेगा। फिलहाल हम उन चीज़ों पर बात करते हैं जो हमारे प्रश्न से थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। ठीक है, अब चलिए हम फिर से जब ये रिवेट कर लेते हैं तो हम चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ कि हमारा प्रश्न क्या था, उसमें स्टेटमेंट क्या था, ताकि उसका हम समाधान ढूंढ सके। यह वेशर शैली की एक उपशैली मानी जाती है, जैसा कि हमने चर्चा भी किया था, तो यह सही हो जाएगा।
विश्व विरासत सूची में शामिल किए जाने हेतु जैसा कि मैंने कहा था कि कुछ बातें समझने की नहीं, फैक्चुअल होता है जिसे आपको ध्यान रखना होगा, और आर्ट एंड कल्चर जैसे विषय में इसे और भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो यह एक आपके लिए यहाँ पर फैक्ट है कि यह सही है कि विश्व विरासत सूची में भारत ने इस बार कर्नाटक के और यहाँ पर हलेबीड स्थित और सोमनाथपुर के ये 3 मंदिर जो हैं इसका नाम जो है इस सूची में शामिल होने के लिए भेजा है। तो अब देखिए कौन सा कथन सही है। इसमें केवल 1 है तो यह गलत हो जाएगा, यहाँ पर केवल 2 है यह भी गलत हो जाएगा, ना ही 1 और ना ही 2 की बात कर रहा है सही में, तो यह भी गलत होगा। और सी में देखिए 1 और 2 दोनों को सही माना जा रहा है, यानी कि इसका जो जवाब होगा वह सी होगा। चलिए तो यहाँ तक आपका क्लियर है, यानी कि मंदिर स्थापत्य से 2 मुद्दे हमने पढ़ लिए, 2 टॉपिक को हमने बहुत अच्छे से तैयार कर लिया। अब हम विश्व धरोहर स्थल सूची की बात करेंगे। तीसरा हमारा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न का कीवर्ड देखिए, विश्व धरोहर स्थल सूची के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और सबसे पहले हम वही फॉर्मूला अपनाएंगे, यहाँ आएंगे देखेंगे लिखा हुआ है कि क्या सत्य है। इसके बाद हम स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। स्टेटमेंट पहला क्या कहता है, विश्व धरोहर स्थलों से तात्पर्य ऐसे स्थलों से है जिन्हें उनके विशेष क्या क्या सांस्कृतिक या भौतिक महत्व के कारण यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, इस सूची की यूनेस्को द्वारा तैयार किया जाता है। इस सूची को, इस सूची में भारत के 45 स्थल शामिल हैं। यह 3 स्टेटमेंट है। पहले इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। विश्व धरोहर स्थल सूची के बारे में सबसे पहले समझ लीजिए कि यह लिस्ट होता क्या है। देखिए, विश्व धरोहर स्थलों का तात्पर्य ऐसे स्थलों से है जिन्हें उनके कुछ विशेष सांस्कृतिक पहचान उसका हो सकता है। वह जगह ऐसा हो कि उसका विशेष सांस्कृतिक पहचान हो, उसका कुछ भौतिक महत्व हो यहाँ पर। ठीक है, इसको अगर ऐसा होता है तो यूनेस्को द्वारा उसे लिस्टेड किया जाता है, यानी कि सूचीबद्ध कर दिया जाता है। और विश्व धरोहर स्थलों की सूची को अंतर्राष्ट्रीय विश्व धरोहर कार्यक्रम द्वारा तैयार किया जाता है। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति होती है, यूनेस्को की कई सारी समितियां होती है, उसमें से विश्व धरोहर समिति जो होती है वह इस कार्यक्रम का जो है प्रबंधन या संचालन करती है लिस्टेड करने का। धरोहर स्थल 3 प्रकार के हो सकते हैं, यानी कि एक तो सांस्कृतिक, कोई ऐसा जगह है जो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा कोई ऐसा जगह है जो प्राकृतिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, या फिर मिश्रित भी हो सकता है, यानी कि कोई जगह सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों ही कारणों से महत्वपूर्ण हो जाए तब भी उसे लिस्ट में शामिल कर लिया जाता है। भारत में 40 विश्व धरोहर स्थल हैं। भारत में ध्यान रखना है, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिए। 40 विश्व धरोहर स्थल है, जिसमें से 32 जो है सांस्कृतिक है, 7 क्या है प्राकृतिक है, और फिर 1 बच जाता है वह मिश्रित स्थल है। तो अब हम अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं कि हमने पहले क्या देखा था, पढ़ा था। इसमें देखिए स्टेटमेंट में विश्व धरोहर स्थलों से तात्पर्य ऐसे स्थलों से है, यहाँ आपको समझना है, जिन्हें उनके विशेष सांस्कृतिक या भौतिक महत्व के कारण जो है यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध किया गया है। तो यह स्टेटमेंट क्या है, सही है। हमने इस पे डिबेट किया है और हम पाए कि सही है। इस सूची में यूनेस्को द्वारा, इस सूची को यूनेस्को द्वारा तैयार किया जाता है। चलिए यह भी सही है, हमने देखा है कि यह प्रश्न हमारा यह स्टेटमेंट सही है। इस सूची में भारत के 45 स्थल शामिल हैं। क्या यह सही है या गलत है? अब यह गलत क्यों है? जैसा कि हमने कहा था कि गलत का भी हम कारण ढूंढेंगे। अभी हम पढ़े हैं कि इस सूची में भारत के 45 नहीं 40, ये पॉइंट था ना, ध्यान से फिर से देख लीजिए। यह 40 धरोहर स्थल है जिसमें 32 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित है। तो 40 ही है, जबकि इसमें दिया हुआ है आपको 45, तो इसीलिए गलत है। अब देखिए आपके पास कौन दोनों सही है, यानी कि 1 और 2, और 1 और 2 विकल्प किस में है, केवल 1 में है, इसीलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो 3 प्रश्न हम आज का सॉल्व कर चुके हैं। अब चौथा प्रश्न, आर्ट एंड कल्चर का प्रीवियस ईयर का जो आप देखेंगे प्रश्न पत्र, उसमें इस तरह का बहुत मिलेगा प्रश्न। सुमेलित कीजिए। यूपीएससी का आजकल ना ये फेवरेट स्टाइल हो गया है कि एक तरफ कुछ, जैसे इसमें प्रसिद्ध चित्रकला दिया हुआ है और वह चित्रकला किस क्षेत्र से संबंधित है, तो वहां आपको जाना होगा। तो देखिए हम मंदिर स्थापत्य कला से 2 प्रश्न कर लिए, फिर हम एक विश्व धरोहर सूची को समझ लिया हमने, फिर हम पेंटिंग की बात करने आ गए यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर एक तरफ 4 दिए गए हैं चित्रकला, और 4 किस किस क्षेत्र से हैं वह जानना है, और यह देखना है कि कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, अब देखिए पहाड़ी लघु चित्रकला देखना है कि क्या वह कांगला क्षेत्र से संबंधित है,
मातानी पछेड़ी क्या वह गुजरात से संबंधित है? रोगन चित्रकला क्या वह दक्षिण कोरिया से संबंधित है? और पट्ट चित्रकला क्या वह उड़ीसा के क्षेत्र से संबंधित है? हम फिर से इसके टॉपिक पर चलते हैं और मान यह जितने भी पेंटिंग है, ये जितने भी 4 तरह के पेंटिंग है, हम इस चारों पेंटिंग को डिटेल से समझ लेते हैं, इसका क्षेत्र समझ लेते हैं, इस पेंटिंग के क्या विशेषताएं हैं इसे भी जान लेते हैं और इसके बाद हम फिर इस प्रश्न का समाधान भी करेंगे। देखिए, पहाड़ी शैली की विशेषता देखिए, हिमालय की घाटी में, पहाड़ी की भारत में जब भी बात आएगी, वैसे तो ऐसा नहीं है कि हिमालय की घाटी में ही होगा पहाड़ी, लेकिन विशेष रूप से आप देख लीजिए, जैसे ही हिमालय की घाटी की चर्चा आ गई, इसका मतलब क्या होगा? हिमाचल प्रदेश का हिस्सा हो जाएगा, पंजाब का, जम्मू का हिस्सा होगा। तो इन पहाड़ी इलाकों में विकसित हुई चित्रकला को पहाड़ी चित्रकला कहा जाने लगा। बिल्कुल सिंपल है, नाम से ही आप समझ सकते हैं। इस कला शैली में बशोली, कांगला गढ़वाल और सिख चित्रकला की अलग अलग शाखाओं का विकास हुआ है। पहाड़ी शैली के बारे में बात की जा रही है, आपको ध्यान रखना है। फिर हम इस स्टेटमेंट पे चलेंगे। मातानी पछेड़ी, अब ये भी एक पेंटिंग का प्रकार है। अब इसके बारे में देखिए, मातानी पछेड़ी एक गुजराती शब्द है, ध्यान देना है, जिसका अर्थ मातृ देवी के पीछे चलना है, यानी कि जो देवी हैं उनका अनुसरण करने की बात की जा रही है। पछेड़ी एक धार्मिक वस्त्र लोक कला है, ठीक है। इसके केंद्र में मातृ देवी का उल्लेख किया जाता है और शेष कपड़े में उनसे संबंधित कहानियों को निरूपित किया जाता है। यानी कि यह जो पेंटिंग बनता है उस पेंटिंग की बात की जा रही है कि कपड़े पे तैयार होगा, तो जो केंद्र में है वह मातृ देवी का उल्लेख होगा और उसके बाद जो बाकी कपड़ा होगा उनसे संबंधित जो कहानियां हैं उसे पेंटिंग के रूप में दर्शाया जाएगा। गुजरात की कलमकारी भी इसे कहा जाता है। इसे गुजरात के खाना भदोस बघारी समुदाय द्वारा बनाया जाता है। तो हमने पहाड़ी शैली और मातादी पछेड़ी शैली को समझ लिया। अब चलिए, 2 और पेंटिंग का था प्रकार, एक था पट्टचित्र और दूसरा रोगन चित्रकला। तो पट्टचित्र कला के बारे में समझिए। वस्त्र आधारित स्क्रॉल पेंटिंग ओडिशा की एक विशेष पेंटिंग है। यानी कि पट्टचित्र कला की बात आएगी तो उसका संबंध किस क्षेत्र से होगा? ओडिशा से। और इसकी उत्पत्ति जो है 12वीं शताब्दी से मानी जाती है। इस पेंटिंग को एक विशेष कैनवास पर बनाया जाता है। इससे संबंधित कुछ फैक्ट हो गया। अब हम रोगन चित्रकला को समझते हैं। देखिए, रोगन जो है एक फारसी शब्द है और इसका अर्थ होता है वार्निश या तेल। तो आप इसे तेल जैसे या वार्निश समझे तो इससे एक चीज निकल के आता है, वस्त्र पर की जाने वाली एक चित्रकला है और 4 शताब्दियों से अधिक प्राचीन कला यह माना जाता है। गुजरात के कच्छ के निरोना, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आप समझ लीजिए। गुजरात के कच्छ में, और कच्छ में कहा, निरोना में केवल एक ही परिवार द्वारा इसे संरक्षित अभी तक किया गया है। यानी कि यह जो चित्रकला है लगभग विलुप्त होने के कगार पे है। कई जो लोग थे जो इस चित्रकला को करते थे वो अब नहीं रहे, तो एक ही परिवार द्वारा इसे संरक्षित किया गया है, इसे बढ़ाया जा रहा है, बाकी लोगों को ट्रेनिंग भी दिया जाता है इसका। इस कला में जैसा कि मैंने कहा था वार्निश या तेल से की बात की गई है, तो इसका संबंध यहाँ से देखिए। इस कला में उबलते हुए तेल, वनस्पति रंगों यानी कि प्राकृतिक रंग की बात की जा रही है, प्राकृतिक रंग से बनेगा। जैसे कि मान लीजिए हरे कलर से किसी चीज को दिखाना हो तो पौधे के पत्तियों को पीस करके हरा कलर तैयार किया जाएगा और उससे फिर पेंटिंग की जाएगी, ठीक है। उबलते हुए तेल, वनस्पति रंगों से बना जो पेंट होगा और अरंडी के तेल से बने हुए विशेष पेस्ट का उपयोग किया जाता है रोगन चित्रकला में। तो जैसा कि आपने इस चारों चित्रकला के बारे में समझ लिया है, तो अब हम आकर के यहाँ फिर से पहुंचते हैं प्रश्न पे और देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा। देखिए, यहाँ कहा गया है पहाड़ी लघु चित्रकला, तो हमने जैसा देखा कि पहाड़ी लघु चित्रकला जो है कांगला क्षेत्र से संबंधित है, तो यह सही है। कांगला गढ़वाल आपने देखा था, तो यह इस क्षेत्र से संबंधित है। मातानी पछेड़ी जो है गुजरात से संबंधित है, ठीक है। रोगन चित्रकला दक्षिण कोरिया से संबंधित नहीं है। रोगन चित्रकला कहाँ से संबंधित है आपने यहाँ देखा था। देखिए, यहाँ हमने बात किया था रोगन चित्रकला को कि एक ही परिवार है निरोना में जो इसे संरक्षित करता है, प्राकृतिक कलर से तैयार किया जाता है और यह कहाँ पर होता है? तो गुजरात के कच्छ में। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है? देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है दक्षिण कोरिया से, इसीलिए यह गलत हो जाएगा। यह यदि गुजरात होता तो यह भी सही हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, इसीलिए गलत है। पट्टचित्र कला ओडिशा से संबंधित है, यह हमें पता है। यानी कि इसमें जो है एक सही है,
2 सही है, 4 सही है, 3 गलत है। तो देखिए कहीं पे ऐसा है कि 3 उसमें मौजूद हो, देखिए विकल्प सी में 3 मौजूद है यानी कि यह गलत है। अब विकल्प बी में भी 3 मौजूद है यानी कि यह भी गलत है। और कहा जा रहा है कि उपरोक्त सभी सत्य हैं, जबकि यहाँ लिखा जा रहा है उपरोक्त सभी सत्य हैं। यहाँ पर सत्य हैं पूछा जा रहा है, उपरोक्त सभी सत्य है डी कहता है, तो डी भी गलत है। यानी कि कुल मिलाकर यदि मैं एलिमिनेशन प्रोसेस फिर से आपको बताऊं यहाँ पर, तो यदि आपको केवल इसका जवाब पता होता रोगन चित्रकला, और यह पता होता कि नहीं यह गुजरात से संबंधित है, या इतना ही कम से कम पता होता कि यह भारत से संबंधित है, भारत के बाहर से संबंधित नहीं है, दक्षिण कोरिया से तो कतई नहीं, तो यह आप गलत कर लेते। और बाकी तीनों के बारे में आपको नहीं भी पता होता तब भी आप सही आंसर ढूंढ पाते, क्योंकि 3 दोनों जगह है और उपरोक्त सभी यहाँ कहा जा रहा है, जो गलत होगा। तो इस स्थिति में इसका जो सही जवाब होगा वह क्या हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए एलिमिनेशन प्रोसेस कैसे काम किया, बिना अधिक जानकारी के आप यहाँ तक पहुंच सकते हैं। अब जो है इस वीडियो का आज के सेशन का हम आखिरी प्रश्न कर रहे हैं, और आखिरी प्रश्न जो है वह यूनेस्को से संबंधित है। तो पहले उस पर हम कुछ विचार करते हैं, स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं और फिर हम वैसे ही उधर चलेंगे टॉपिक को समझने के लिए। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है तथा इसकी स्थापना वर्ष 1945 में की गई थी। जो फैक्ट है उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। किसकी है, तो यह संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है और इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। ये बात समझ गए। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य समूह, ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप की बात की जा रही है, कहा जा रहा है कि उसका एक का ये सदस्य है, और भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए दोनों इसके सदस्य देश हैं, ऐसी बात की जा रही है। कथन जो है सत्य जानना है हमें। तो सबसे पहले हम यूनेस्को के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, फिर आगे चलेंगे। देखिए यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 1945 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। क्या सोचकर, तो शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, संचार और सूचना के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाया जाए, ताकि एक देश का ज्ञान जो है दूसरे देश तक, एक क्षेत्र की जो उपलब्धि है दूसरे क्षेत्रों तक निर्बाध रूप से पहुंच सके। इसे बढ़ावा देने का लक्ष्य यह था कि शांति और सुरक्षा को संपूर्ण विश्व में स्थापित किया जाएगा। इसमें जो सदस्यता है वह 195 देश का है और 8 जो है इसके एसोसिएट सदस्य हैं अभी मौजूद। सचिवालय की अध्यक्षता जो है महानिदेशक द्वारा इसका किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य समूह इसका भी यह सदस्य है। ध्यान देना है यहाँ इजराइल व संयुक्त राज्य अमेरिका, कौन कौन, इजराइल और यूएसए यूनेस्को का सदस्य नहीं है। भारत है लेकिन इजराइल और यूएसए इसका यूनेस्को का सदस्य नहीं है। यूएसए ने और इजराइल ने इसकी सदस्यता त्याग दी थी, ध्यान रखना है। भारत 1946 में यूनेस्को का सदस्य बना था। अब आते हैं प्रश्न पे कि प्रश्न क्या था हमारा। प्रश्न था कि संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, कौन, यूनेस्को। ये बातें ठीक है। दूसरा खंड कहता है इसकी स्थापना वर्ष 1945 में की गई थी, यह भी ठीक है। यानी कि पहला स्टेटमेंट तो सही है, हम इतना समझ चुके हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको इतना ही पता हो कि पहला स्टेटमेंट सही है, तो देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट जो है 1 को ऑप्शन में नहीं डाला है, तो यह विकल्प तो ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है, अब हमारे पास ये 3 विकल्प बचते हैं। यह संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य समूह का भी सदस्य है, यह बात भी सही है, हमने अभी डिस्कशन किया है, तो यह भी सही हो गया। यानी कि दूसरा भी सही हो गया। और इसमें ऑप्शन में देखिए केवल 1 और 3 ही दिया हुआ है, यानी कि यह भी गलत हो गया। सी, हमारे पास कितने ऑप्शन बचते हैं, केवल 1 और 2 का, और 1 बचता है उपरोक्त सभी सत्य है। अब उपरोक्त सभी सत्य है, अभी तक तो समझे हैं कि 1 और 2 दोनों ही सत्य है, और यहाँ 1 2 ही लिखा हुआ है। तीसरे स्टेटमेंट को समझना इसका मतलब जरूरी हो गया है। तो तीसरे स्टेटमेंट पर चलते हैं। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका इसके सदस्य देश हैं। भारत इसका सदस्य देश है, यह तो सही है। ठीक है, ध्यान देना है, गलती से भी एकदम तेजी से पढ़ते हुए और उसका आंसर नहीं ले लेना है। अगर 2 देशों के नाम दिया गया है तो उसको रुक रुक के समझिए सही से। जैसे यहाँ पर भारत सदस्य देश है, लेकिन उसी स्टेटमेंट में बता दिया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका भी इसका सदस्य देश है, जो कि गलत है। अभी हमने बात किया था, तो ये पूरा स्टेटमेंट भी इसलिए गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों नहीं है, भारत है और यूएसए इसका सदस्य देश नहीं है। तो तीसरा होगा उपरोक्त सभी, देखिए सही कहा गया, तो यह भी गलत हो गया। तो कौन बच गया, केवल इसका जो है 1 और 2, सही में क्या हो गया 1 और 2, तो इसका ऑप्शन 5वां का ए हो गया, 1 और 2। तो कुल मिलाकर के हमने सभी टॉपिक पर डिटेल से चर्चा कर लिया है। दूसरे सेगमेंट के साथ हम फिर से आएंगे और उसमें जो है हम फिर से
5 टॉपिक लाएंगे। कितने टॉपिक लाएंगे? 5 नए टॉपिक पर 5 क्वेश्चन हम लाएंगे, ठीक है। और इसी तरह से अलग अलग सेशन में, अलग अलग एपिसोड में हम हर बार 5 नए टॉपिक लाएंगे और उस पर 5 क्वेश्चन लाएंगे। मेरे ख्याल से 8-10 एपिसोड आपका आएगा ये, तो 40 क्वेश्चन भी हो सकता है, 50 क्वेश्चन भी हो सकता है। लेकिन यदि आप इसको पूरी तरह से कवर कर लेते हैं, मान लीजिए आपने पूरे साल भर सही से नहीं आर्ट एंड कल्चर को देखा है, तो इस जो हम क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं, अगर आप इसी को सही से देख लेते हैं, जो जो टॉपिक हमने बताया उन सब टॉपिक को सही से तैयार कर लेते हैं, उसके बारे में इर्द गिर्द जो थोड़ी सी जानकारियाँ हो सकती है आप इकट्ठा कर लेते हैं, तो आर्ट एंड कल्चर में आपका काम यहीं से बन जाएगा, ठीक है। तो यह बात हो गया इस एपिसोड के बारे में। अच्छा, इससे एक विशेष जानकारी मैं आपको और दे दूं कि संस्कृति IAS ऐप पर आप जा करके संस्कृति IAS का जो ऐप है, ठीक है, उसे आप डाउनलोड कर लीजिए। वह क्यों आपके लिए जरूरी है? तो जैसे कि आप देखिए, आर्ट एंड कल्चर का मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे जो पूरी तरह से करंट अफेयर्स पूरे साल भर का, 1.5 साल का जो आपको पढ़ाया जाएगा, तो ऐसी बातें की गई है जो भी आपके फैकल्टी हैं क्लासरूम में पढ़ाने जाते हैं, जैसे कि मान लेते हैं आर्ट एंड कल्चर का है या हिस्ट्री का है, तो इसका जो करंट अफेयर्स आता है तो वह आपको श्री अखिल मूर्ति सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए विज्ञान प्रौद्योगिकी खंड का जो करंट अफेयर्स है वो आपको रितेश जायसवाल सर पढ़ा रहे होंगे। अब इससे एक फायदा क्या होगा आपको कि मान लीजिए आपने रितेश जायसवाल सर से क्लासरूम में साइंस टेक पढ़ा है, तो सर को पता है कि कहाँ तक नोट्स अपडेट कराया गया है, करंट अफेयर्स के लिए कितना जरूरी है। तो यदि उसी विषय के एक्सपर्ट टीचर पढ़ाए तो बहुत बेहतर ढंग से आपको बताया जा सकता है। इसलिए संस्कृति IAS ने क्या किया है कि उन्हीं सेगमेंट का, मान लीजिए जो भी टीचर जिस विशेष क्षेत्र से संबंधित हैं वही अपने सेगमेंट के साथ आ रहे हैं। तो यह एक बहुत बड़ा फायदा है और यह मिल जाएगा कहाँ? संस्कृति IAS के ऐप पे, तो उसे आप डाउनलोड कर लीजिए। दूसरी बात, आप लोग का, बहुत लोगों का जो प्रश्न था कि क्या इसके लिए कोई फी रखा जाएगा, तो मैं बता दूं कि यह बिल्कुल पूरी तरह से आप सबों के लिए निःशुल्क है। मतलब सर लोग जो पढ़ाएंगे आपको अपने अपने सब्जेक्ट का करंट अफेयर्स, वह भी पूरी तरह से निःशुल्क है। वो संस्कृति के छात्रों के लिए भी है, जो संस्कृति IAS के छात्र नहीं हैं उनके लिए भी पूरी तरह से निःशुल्क करंट अफेयर्स की व्यवस्था की गई है। क्योंकि देखिए, संस्कृति IAS का ये मानना है कि ऐसा ना हो जाए कि आप मेधावी छात्र हैं, आप में पूरी योग्यता है प्रीलिम्स क्वालिफाई करके अगले स्तर तक पहुंचने की, लेकिन उस बीच में कहीं से भी करंट अफेयर्स बाधा बन करके सामने नहीं आए, तो वह जो बैरियर है उसको तोड़ने की पूरी कोशिश की गई है। तो संस्कृति IAS का ऐप आपके लिए डाउनलोड करना बेहद जरूरी हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात आपके लिए यह है कि एक मैगजीन यदि आप फॉलो करना चाहते हैं करंट अफेयर्स के लिए, तो संस्कृति IAS का मैगजीन आप फॉलो कीजिए। कंटेंट बहुत अच्छे से तैयार किया गया है और उसी चीज़ को डिटेल से पढ़ने के लिए आप वेबसाइट भी विजिट कीजिए। संस्कृति IAS का वेबसाइट आप जाइए, वहाँ पर यदि आप हिंदी के छात्र हैं, हिंदी भाषा में तैयारी कर रहे हैं, तो हिंदी का वेबसाइट दिया गया है, तो उस पर जाके क्लिक करेंगे तो हिंदी से संबंधित टॉपिक आ जाएगा, आप उसमें पढ़ सकते हैं। यदि मान लीजिए आप अंग्रेजी भाषा के छात्र हैं और अपनी अध्ययन अध्यापन का कार्य इंग्लिश में करते हैं, तो वहाँ पर इंग्लिश सेगमेंट भी है, वहाँ क्लिक करके पूरी जानकारी आपको इंग्लिश में मिल जाएगी। यदि आप इतना कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कुछ रहने वाला है, तो आपकी तैयारी फिर मान के चलिए कि मुकम्मल हो जाएगी। तो इस एपिसोड में इतना ही रखते हैं। यह पहला एपिसोड था। ध्यान रखना है कि किस किस टॉपिक पे हमने बात किया है और क्या आपको और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। दूसरे एपिसोड में हम किसी दूसरे टॉपिक के साथ आएंगे और फिर बात करेंगे। यदि आपको लगता है कि इस टॉपिक में, इस एपिसोड में कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसको कवर नहीं किया गया, या आपको आगे भी लगता है कि करंट अफेयर्स में यह टॉपिक आर्ट एंड कल्चर से ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है इस बार के जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है उसमें, तो आप उस टॉपिक का नाम कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। हम लोग उस टॉपिक को लाएंगे, उससे संबंधित एक प्रश्न तैयार करके लाएंगे और उसे अच्छे से आपको समझाएंगे भी। तो इस टॉपिक में इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट एपिसोड में फिर 5 टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।